डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वह चल रहा है जनरल साइंस के अंदर प्रकाश व उसके गुण। आज अपने पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम के नियमों के बारे में अपनी बात करेंगे। कौन कौन सी स्थितियां रहेंगी जिससे अपने बिंब से या वस्तु से या ऑब्जेक्ट से प्रतिबिंब या इमेज को बना सकते हैं। में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मेरे द्वारा दिए गए जो लेक्चर हैं इससे अधिक आप शेयर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। जब भी अपने को प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है तो जो परावर्तित किरणें हैं उनके अंदर कम से कम यदि दो परावर्तित किरणें हैं, ये कह सकते हैं कि कम से कम दो परावर्तित जो किरणें हैं वे आपस में जहां प्रतिच्छेदित होंगी वही क्या बनेगा भी आपका इमेज या प्रतिबिंब बनता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहां वे आपस में वास्तव में प्रतिच्छेदित होंगी वहां वास्तविक या ट्रू इमेज बनती है, जबकि मिलती हुई प्रतीत होंगी जैसे कि उत्तल दर्पण के अंदर है तो वहां जो है हमें आभासी जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये जो दो किरणें होंगी, जो परावर्तित किरणें होंगी, वे कौन कौन सी हो सकती हैं उनके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहली जो किरण हो सकती है वह हो सकती है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। देखिए, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें होंगी वे किस प्रकार से आपस में प्रतिच्छेदित हो सकती हैं। तो देखिए, अपनी बात करते हैं पहले अवतल दर्पण के लिए। तो ये वाली स्थिति रहने वाली है, ये आपका अवतल दर्पण होगा। इसमें ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, ये इसका ध्रुव है, यहाँ ये C और F इसका मुख्य फोकस रहता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरेगी वह क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। ये चीजें अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ी थी। यदि यहाँ से कोई इधर समांतर किरण आ रही है तो वह भी क्या होगी, परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष से गुजरती है। तो यदि कोई भी बिंब है उसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण यदि आएगी तो हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए उसे कहां से गुजारना होगा, मुख्य फोकस में से गुजारना होगा। यदि वह अवतल दर्पण है और यदि वह हो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की स्थिति में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है वह क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो यहां क्या रहेगा, ये हमें जहां से आती हुई प्रतीत होगी वह बिंदु आपका क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। अर्थात अवतल दर्पण के अंदर वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा जो है वह रहता है आपका केंद्र से चली हुई किरण,
जो उत्तल या अवतल दर्पण से परावर्तित होने के बाद में आ रही है वह कहां से गुजर रही हो? पहले मुख्य फोकस से, या आपने कह सकते हैं कि फोकसीय किरण, फोकसीय किरण हो। देखिए इसमें क्या स्थिति रहती है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से इसको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये बात जो है समझ में आ जाए। अपने बात करते हैं पहले अवतल दर्पण के लिए। यहाँ मुख्य फोकस है, ये आपका सी है। यदि कोई प्रकाश की किरण पहले कहां से गुजर रही है? मुख्य फोकस में से गुजर रही है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी यहाँ इसका आभासी रहेगा, यहाँ इसका मुख्य फोकस। ये यदि कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो वह क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, वह भी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अर्थात यदि कोई प्रकाशिक किरण मुख्य फोकस में से गुजरती है अवतल दर्पण के केस के अंदर, या गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के अंदर, तो वह परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरी किरण हो सकती है अपनी अभिलंब किरण। अभिलंब किरण, अभिलंब किरण वह किरण होगी जो कि अवतल दर्पण के केस में हम कहें कि वक्रता केंद्र से गुजरती है, या उत्तल दर्पण के केस में हम कहें कि वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो वह दर्पण पे जाकर जब परावर्तित होगी तो उसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता, वह पुनः उसी दिशा के अंदर लौट जाती है, क्योंकि यह अभिलंब के अनुदिश होती है। तो अभिलंब के अनुदिश कोई भी प्रकाशिक किरण यदि प्राप्त होती है तो उसमें कोई भी परावर्तन नहीं होता, वह बिना विचलन के सीधी गुजर जाती है। इस चीज को अपने चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। जैसे अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण के अंदर अपने देखते हैं ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहाँ आपका मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र है। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वक्रता केंद्र जो होता है वह क्या होता है? 2 × F होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार C की जगह पे आपको 2F भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अवतल दर्पण है तो उसी दिशा में लौट जाएगी, और यदि उत्तल दर्पण है तो हम कहेंगे, उत्तल दर्पण के केस में हम कहेंगे कि ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य फोकस, और ये 2F कहें या अपने कह दें कि C है, कि यहाँ पे अपने इस तरह का रखेंगे, यहाँ इसका F होगा और यहाँ लगभग आपका 2F रहने वाला है, यहाँ इसको अपने C वक्रता के अंदर कहते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि लगभग यदि यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो कि 2F से आती हुई प्रतीत होती है, आपतित किरण आएगी, जिस दिशा के अंदर आपतित किरण आएगी उसी दिशा में वह क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अर्थात इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होने का कारण क्या होगा? क्योंकि ये अभिलंब के अनुदिश जो आपतित किरण होगी तो हमें परावर्तित किरण भी अभिलंब के अनुदिश ही प्राप्त होती है। चौथी और अंतिम स्थिति रहती है तिर्यक किरण के रूप में। तिर्यक किरण, तो यहां तिर्यक किरण के केस में आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी प्रकाश की किरण जो आपतित प्रकाश की किरण होगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर भी नहीं हो, ना ही वह मुख्य फोकस में से गुजर रही है,
ना ही वह प्रकाशिक केंद्र वक्रता केंद्र में से गुजर रही है। अंतिम जो स्थिति रहेगी वह तिर्यक रेखा के रूप में हो, अर्थात तिरछी या ऑब्लिक यदि रेखा अपने को प्राप्त हो रही है और वह भी कहाँ जा रही हो, अवतल या उत्तल जो दर्पण है उसके ध्रुव पे हमें प्राप्त हो रही हो, तो वह परावर्तन के बाद में वापिस भी तिर्यक रेखा के रूप में ही दूसरी दिशा में चली जाती है। और यह जो तिर्यक रेखा होगी वह परावर्तन का जो प्रथम नियम था जिसके अंदर अपने पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तित कोण का मान समान होता है के अनुरूप ये अपना जो परावर्तन है वो दर्शाती है। तो देखिए क्या होगा यदि हमारे पास हो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के केस में ये इसका मुख्य अक्ष रहने वाला है, मुख्य फोकस, और 2f या आपने कहीं C होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये किरण इस प्रकार से प्राप्त हुई हमें, जो ना ही तो मुख्य अक्ष के समानांतर है, ना ही वह C से गुजर रही है और ना ही वह F से गुजर रही है। तो यहाँ ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण I होगा और यहाँ इसका परावर्तन होगा और ये हमें क्या प्राप्त होगा, कोण R प्राप्त होगा। यहाँ पे कोण I व कोण R का मान जो है वो क्या रहेगा, आपका समान रहता है। ये अवतल दर्पण की हमने स्थिति पढ़ी है और इसी प्रकार से अपने अध्ययन कर सकते हैं उत्तल दर्पण के अंदर भी। उत्तल दर्पण के अंदर भी ये इसके मुख्य अक्ष हैं, यहाँ ये किरण जो है आपकी आती है, आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये आपका कोण I होगा और ये कोण आपका R रहता है। ये स्थितियां आपको ध्यान रखनी है। आज हमने 4 स्थितियां पढ़ी हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए। यदि आपको इन स्थितियों का पता नहीं होगा तो आप प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आपने इन वीडियो का अच्छे से अध्ययन किया है तो आप उत्तल व अवतल लेंस व दर्पण दोनों से जो प्रतिबिंब निर्माण है उनको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक और बताना चाहूंगा कि जब भी अपने बात करेंगे उत्तल दर्पण की और अवतल लेंस की, प्रतिबिंब निर्माण या गुणों की अपने बात करेंगे तो वहां इनके गुण अधिकतर मिलेंगे और जहां प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे वहां ये 100% सही रहेंगे। अर्थात जो गुण प्रतिबिंब निर्माण के लिए अवतल लेंस दर्शाएगा वही उत्तल दर्पण दर्शाएगा, और दूसरी तरफ हमारा जो रहेगा अवतल दर्पण या अपने कहें उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां हैं वे भी क्या रहती हैं, एक जैसी रहती हैं। इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमेशा जो उत्तल दर्पण व अवतल लेंस होगा ये हमेशा जो प्रतिबिंब बनाएंगे वे क्या होंगे, आपके सीधे व आभासी होंगे, सीधे व आभासी होंगे। जबकि अवतल दर्पण या उत्तल लेंस की अपने बात करते हैं तो वहां हमेशा उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण ये करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं केवल एक स्थिति को छोड़कर, केवल एक स्थिति को छोड़कर ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो हैं वे हमेशा क्या करते हैं, उल्टे व वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। वह स्थिति क्या रहती है उसको अपने देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।